नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तक हम सिलेबस अपना जान चुके हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है, कौन से चैप्टर हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, वो सारा हम अब तक जान चुके हैं। और हमारे टॉपिक का जो पहला चैप्टर था पाल जैन पांडुलिपि जो है वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला शैली। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, यानी कि जो राजस्थानी शैली है ये पूरे राजस्थान में तो थी ही, बट आसपास के क्षेत्र थे जैसे कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तक भी राजस्थानी शैली का वर्चस्व था। और राजस्थानी शैली जो है ये 16वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये शैली चली, यानी कि 16th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई और स्टार्टिंग के मिड 19th सेंचुरी तक ये शैली जो है खत्म हो गई। यानी कि इसके बीच ही सारे कार्यक्रम हुए, इसके अंतर्गत जितनी भी पेंटिंग बनी, जितने भी राजा हुए, शासक हुए, सारे जो है इसी टाइम के बीच में हुए हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि राजस्थानी शैली में आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो CUT एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं राजस्थानी शैली की कुछ उप शैलियां हैं, जैसे कि मेवाड़, बूंदी, कोटा, जयपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जोधपुर। तो ये कुछ उप शैलियां हैं राजस्थानी शैली की, यानी कि राजस्थानी शैली के अंतर्गत ये कुछ जो है छोटे छोटे राज्य थे जहां पर कुछ शैलियां विकसित हुई। राजस्थानी शैली में जो चित्रकारी हुई है वो बेसिकली जो उस समय के ग्रंथ थे जैसे कि रागमाला, भागवत पुराण, गीत गोविंद, और उसके बाद रामायण से संबंधित भी, महाभारत से भी संबंधित जो है चित्र बने हुए हैं। और आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली को राजपूत चित्रकला का नाम दिया 1916 में। आनंद कुमार स्वामी जो है वो एक कला समीक्षक हैं और उन्होंने राजस्थानी शैली को राजपूत चित्रकला का नाम दिया। और राजस्थानी शैली में जो चित्र बनते थे वो बेसिकली वसली पेपर पर बनते थे। और वसली पेपर कैसे बनाते थे ये लोग? तो पन्ने और गोंद को मिलाकर, यानी कि कागज के जो पतली पतली सीटें होती थी, ड्राइंग सीटें जो होती थी कागज की, उसको जो है ये लोग गोंद लगाकर एक के ऊपर एक लेयर करके जितनी उनको मोटाई चाहिए होती थी उतनी मोटाई के अनुसार जो है वो लोग उसका तय बनाते थे और फिर उसको जो है वो लोग तैयार करते थे। तो इस तरीके से इनकी जो वसली तैयार होती थी, जो सीट तैयार होती थी। फिर उसके बाद जो दक्ष चित्रकार होता है, यानी कि जिसको पेंटिंग या फिर चित्रकारी के बारे में सारी नॉलेज हो, वो जो है रेखांकन करता था। और रेखांकन किस रंग से करता था? काले एवं भूरे रंग से ये रेखांकन करता था। और जो ये रंग है ये खनिज रंग होते थे, क्योंकि उस समय ये जो फिलहाल आज के टाइम पे जो रासायनिक रंग कलर मिल रहे हैं, उस समय इस तरीके के कलर नहीं मिलते थे। तो ये लोग खनिज रंगों का प्रयोग करते थे। ये सीधा प्रकृति से प्राप्त किए जाते थे, यानी कि खनिज रंग, खनिज से सीधा सा मतलब है कि धरती के अंदर से या फिर चट्टानों से प्राप्त किए हुए रंग। और जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते थे उनको वनस्पति रंग कहते थे। तो खनिज रंगों का प्रयोग करते थे ये लोग। सोने और चांदी का भी प्रयोग करते थे। तो सोने और चांदी को ये लोग पीस कर भी और उसके बाद डायरेक्ट जो है अपने चित्रों में भी यूज करते थे, जैसे कि फेविकोल या गम से चिपका कर उसको। तो वो लोग पहले तो सोने और चांदी का चूर्ण बनाते थे, उसका चूरा कर लेते थे, फिर उसको गोंद के साथ मिलाकर चित्रकारी करते थे। और चित्रकारी करने के लिए ब्रश भी जरूरी होगा, तो ब्रश ये लोग ऊंट और गिलहरी के बालों से बनाते थे। और ऊंट और गिलहरी के बाल से जो ब्रश बनते थे वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते थे, मुलायम होते थे, जिससे कि चित्रकारी अच्छे से की जा सकती थी। चित्रकारी करने के बाद रंग भरते थे। रंग भरने के बाद आगेट पत्थर से उसकी रगड़ाई करते थे, यानी कि चित्र बना लिए। जैसे कि ये हमारा पेपर हो गया वसली, और इस पे जो भी हमने चित्र बनाना है हमने चित्र बना लिया। तो जो आगेट पत्थर होता था उससे जो है चित्र के ऊपर रगड़ते थे, और सॉफ्ट हैंड से रगड़ते थे, नहीं तो जो है चित्र और वसली पेपर सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो वो लोग सॉफ्टली बहुत उसको जो है रगड़ते थे। इससे क्या होता था कि चित्र चमकदार और ओजपूर्ण होते थे। और चित्रण कार्य सामूहिक होता था, मतलब ये कि जो चित्र बनाते थे वो लोग एक ग्रुप में बनाते थे, यानी कि जो व्यक्ति, जो कलाकार जिस चीज में महारथी है उसको वही कार्य दिया जाता था। जैसे कि एक आर्टिस्ट है,
वो ड्राइंग मारती है तो उसको ड्राइंग करने के लिए दिया जाता था। एक जो है वो रंग भरने के लिए, रंग भरने में पेड़ पौधों को रंगने के लिए वो जो है उत्कृष्ट माना जाता है, तो उसको जो है पेड़ पौधे में रंग भरने दिया जाता था। कुछ जो होते थे उनको एनिमल्स में, या फिर इस तरीके से करके जो है अलग अलग कलाकार अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जो है वो कलर भरते थे। और फिर एक कुशल दक्ष कलाकार, यानी कि आपको मैं बता चुका हूँ, कुशल दक्ष कलाकार यानी कि जिसको सारी नॉलेज हो, सारा अध्ययन हो, वो आरंभिक रेखांकन के साथ साथ अंतिम रेखांकन भी करता था। अंतिम रेखांकन का अर्थ है कि फिनिशिंग, लास्ट टचअप। जब चित्र कंप्लीट हो जाता था तो लास्ट टचअप जो देता था वो कुशल दक्ष कलाकार देता था। इनका विषय क्या होता था, सब्जेक्ट क्या होता था, तो विषय आप लोग देख सकते हैं 16वीं शताब्दी तक राम और कृष्ण से संबंधित चित्र बनते थे, यानी कि 16th सेंचुरी तक राम और कृष्ण इन लोगों का विषय हुआ करता था। उसके बाद गीत गोविंद से संबंधित ये लोग चित्र बनाने लगे। और गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद लिखा है। और ये जयदेव थे कौन? बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, यानी कि बंगाल के राजा जो लक्ष्मण सेन है उनके यहाँ जयदेव दरबारी कवि थे। वहां पर ये जो है कविता वगैरह सुनाया करते थे महाराज को, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो ये वहां के जो है दरबारी कवि थे। और गीत गोविंद में है क्या, आप लोग देख सकते हैं, ग्वालों के गीतों का एक संस्कृत काव्य है, यानी कि जो गीत गोविंद है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ग्वालों के गीतों का एक काव्य है। और संगीत है इसमें, तो सीधी सी बात है श्रृंगार रस होगा ही, तो श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है रसमंजरी, इसको 14th सेंचुरी में लिखा गया था, भानुदत्त ने लिखा था, और ये भी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। मंजरी का अर्थ होता है आनंद का गुलदस्ता, यानी कि आनंदित करने वाला। और रसों के वर्णन के साथ साथ नायक नायिकाओं के भेद का भी वर्णन है इसमें, यानी कि रस के बारे में तो इसमें दिया ही गया है, साथ में नायक नायिकाओं के भेद का भी वर्णन किया गया है। अगला जो सब्जेक्ट है रसिक प्रिया, इसको केशव दास ने लिखा है ब्रज भाषा में। और 1591 में ओरछा के राजा मधुकर शाह के ये दरबारी कवि थे केशव दास, और इसको 1591 में लिखा था इन्होंने। रसिक प्रिय में है क्या? प्रेम की अवस्थाओं का वर्णन। तो आइए देखते हैं कि प्रेम में आखिर कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिसका वर्णन इसमें दिया गया है। प्रेम मिलन, वियोग, ईर्ष्या, यानी कि जैसे मान लीजिए एक लड़का और लड़की है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और वो लड़का अपनी महिला मित्र से जो है बात करता है, तो उसकी जो प्रेमिका होती है उसके अंदर ईर्ष्या यानी कि जलन की भावना आती है, तो उसको ईर्ष्या कहते हैं। विवाद, इससे दोनों में विवाद भी हो सकता है, प्रेमिका गुस्सा भी हो सकती है, और इन सभी अवस्थाओं को राधा कृष्ण के माध्यम से दिखाया गया है। हमारा अगला जो विषय है कवि प्रिया, इसको भी केशव दास ने लिखा है। और ये जो कवि प्रिया है ये एक प्रेम कथा है, और केशव दास ने इसको ओरछा की प्रसिद्ध गणिका के सम्मान में लिखा था। और इसके 10वें अध्याय में 12 मासा का वर्णन है, यानी कि 12 मासा साल के 12 महीनों के जो वातावरणीय प्रभाव होते हैं उसका सटीक वर्णन 12 मासा में हमें देखने को मिलता है। बिहारी सतसई, इसको कवि बिहारी लाल ने लिखा है, और कवि बिहारी लाल जयपुर में मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। और बिहारी सतसई में 700 पद्य हैं। बिहारी सतसई से संबंधित सबसे ज्यादा चित्र मेवाड़ शैली में बने हैं। पेंटिंग्स डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक इतने में जो है, इतने सिलेबस में, इतने टॉपिक्स में बनाई गई हैं। कुछ पेंटिंग्स जो हमारे सिलेबस में है, वन में कृष्ण और गोपियां, यानी कि कृष्ण जी वन में गोपियों के साथ हैं। और यह जो चित्र है गीत गोविंद से बनाया गया है मेवाड़ शैली में। और यह चित्र छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में संग्रहित है, और यह चित्र 1550 ईस्वी में बनाया गया है। और अगला जो चित्र है हमारा चौर पंचासी का, ये मेवाड़ शैली में 1500 ईस्वी में बनाया गया है। एनसी मेहता संग्रहालय अहमदाबाद गुजरात में संग्रहित है। राग मेघा है, यह चित्र मालवा शैली में बना है,
1680 ईस्वी में, और इसको किसने बनाया है? माधव दास ने। और यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। तो फ्रेंड्स, राजस्थानी शैली का ओवरऑल हमने जो यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया कि चित्र किससे संबंधित बनते थे, किस विषय पर बनते थे। तो आइए राजस्थानी चित्रकला शैली की जो उपशैली है मेवाड़ शैली, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो मेवाड़ चित्रकला शैली जो है वो राजस्थानी चित्रकला शैली की प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण केंद्र है। और मेवाड़ और मुगल का काफी समय से युद्ध भी चला है, तो जिससे कि जो मेवाड़ शैली में बने चित्र हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। काफी सारे चित्र जो है नष्ट हो गए मुगल और मेवाड़ के युद्ध के चलते। और अगला पॉइंट है हमारा, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति जो है 1605 ईस्वी में हुई। और ये जो शैली है इसकी उत्पत्ति निसार दीन द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला के कारण हुई। यानी कि शैली की मैं बात कर रहा हूँ, मेवाड़ की नहीं। मेवाड़ तो बहुत पहले से ही था, बट मेवाड़ के अंदर जो चित्रकला शैली है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसकी उत्पत्ति जो उसकी शुरुआत हुई 1605 ईस्वी में हुई। किससे हुई? निसार दीन द्वारा चित्रित रागमाला, जो कि उसने चुनार में चित्रित किया था। इसमें निसार दीन ने चटक रंगों का प्रयोग किया। जगत सिंह के समय में चित्रों परिष्कार आए, यानी कि मेवाड़ शैली का एक शक्तिशाली शासक था जगत सिंह, राजा जगत सिंह, जिसके समय में चित्रों में परिष्कार आए, यानी कि जो चित्र बनते थे उसमें सुधार आया, चित्र और भी सुंदर बनने लगे। साहिबदीन और मनोहर के कारण ये परिष्कार आए थे, यानी कि जगत सिंह के शासन काल में साहिबदीन और मनोहर दो आर्टिस्ट थे जिनकी वजह से चित्रों में परिष्कार आया। साहिबदीन ने रागमाला से संबंधित चित्र बनाए, रसिक प्रिया से संबंधित, भागवत पुराण और रामायण के युद्धकांड को भी इन्होंने चित्रित किया है। तो आइए रामायण के युद्धकांड के एक चित्र है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार उस पर हम नजर डालते हैं। रामायण का युद्धकांड जो ये चित्र है, और इसको मेवाड़ शैली में 1652 ईस्वी में साहिबदीन द्वारा चित्रित किया गया है। और ये कहाँ संग्रहित है? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। जी हाँ दोस्तों, लंदन में संग्रहित है, जहां पर कोहिनूर भी है फिलहाल। तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह का शिकार करते हुए भी एक चित्र है जो कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। तो ये जो चित्र है रामायण का युद्धकांड, इसमें क्या है, जो राम और रावण के बीच युद्ध होता है उसका चित्र यहाँ पर बनाया गया है, रामायण का युद्धकांड। और मेवाड़ के राजा जगत सिंह का शिकार, इसमें क्या है कि मेवाड़ के जो राजा है जगत सिंह, ये बाज पक्षी का शिकार करते हुए देश विदेश घूम रहे हैं। तो इसका पूरा चित्र बनाया गया है, उसमें सारा दिखाया गया है चित्र में कि कहाँ कहाँ वो गए हैं। पूरा एक तरीके से बेहतरीन ढंग से उस चित्र को बनाया गया है। तो एक झलक आप लोग देख सकते हैं इन चित्रों को भी फिलहाल। तो भाई साहिबदीन अगर चित्रकारी कर रहा है तो मनोहर भी करेगा। तो आइए मनोहर के भी चित्र के बारे में जानते हैं। मनोहर का जो चित्र है सबसे बढ़िया, सबसे उत्कृष्ट चित्र है रामायण का बालकांड, विलक्षण एवं दक्ष। ये जो है रामायण युद्ध कांड का एक अध्याय है जो जिसे विलक्षण और दक्ष कहा गया है, और इसको साहिबदीन ने चित्रित किया है। रामायण के युद्ध कांड में इसे जगत सिंह रामायण कहा जाता है, यानी कि ये जो विलक्षण एवं दक्ष करके जो अध्याय है इसको जगत सिंह रामायण के नाम से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार कि जगत सिंह रामायण का अध्याय कौन सा है, या फिर इसका वर्णन किसमें मिलता है, या फिर किस चित्र में, या फिर किस ग्रंथ में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको राइट डाउन करके रखिए, याद कर लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए कि एग्जाम में आएगा। और ये जो विलक्षण एवं दक्ष है इसमें आखिर है क्या? तो इसमें इंद्रजीत के मायावी युद्ध कौशल, यानी कि वो युद्ध कर रहा है, कभी यहाँ प्रकट हो रहा है तो कभी वहां प्रकट हो रहा है। तो ऐसे करके जो है उसका जो युद्ध कौशल है उसको दिखाया गया है। अस्त्र शस्त्र को भी दिखाया गया है, उसमें जो चमकीले यानी कि जो अस्त्र होते थे उसके लाइटनें छोड़ती थी जो है, तो उस तरीके के अस्त्र शस्त्र दिखाया गया है इसमें। आप लोग रामायण में देख लीजिए, वो लाइट चमकती ना ऐसे ऐसे करके तीर के साइड में चारों तरफ। तो इसमें क्या है, चटक रंगों का प्रयोग किया गया है और लाल और पीले रंग की अधिकता है। लाल पीले रंग की अधिकता क्यों है? क्योंकि चित्र में उसने
मायावी युद्ध कौशल को दिखाया गया है। तो बेसिकली लाल और पीला गर्म रंग होता है और चटक भी होता है बहुत ज्यादा, तो इस वजह से चित्रकार ने इस रंग का प्रयोग किया है। तो फिलहाल हमारा जो राजस्थानी चित्रकला शैली का उप शैली है मेवाड़ चित्रकला शैली, ये खत्म होता है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो बूंदी और कोटा, ये दोनों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमारा ज्यादा बड़ा नहीं है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो भी हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी वीडियोस अपलोड हो रही है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। और एक बात, डेट को भी याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप डेट छोड़ दें, चित्र छोड़ दें, नहीं, सब कुछ पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आपका इस तरीके से पूछ लेगा कि ये गद्दी पर कब बैठा, कब जन्म हुआ, ऐसे करके 4-5 शासक को दे देगा और आपको उनको अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ। तो करिए भाई, अगर आपको याद होगा तभी ना कर पाओगे। तो इस वजह से डेट को भी अपने जहन में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।